क्या आप भी बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जाम से डर रहे हैं, जहां पर आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स पे भी सवाल, आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस पे, केमिस्ट्री जो कि आपका चैप्टर हट चुका है एनसीईआरटी से। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। आइए अब हम लोग थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छे से समझते हैं। आपके स्टार्टिंग में अगर 2-4 बच्चों ने जवाब नहीं दिया ना तो कहीं ना कहीं आप आता हुआ चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको सजेशन देकर के भेजूंगा कि ये 2-3 बातें आपको आनी चाहिए। अगर ये बातें आती है ना तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में बहुत जबरदस्त मचा के आने वाले हो। 30 में से 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। हाँ, मिसबिहेव नहीं करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जाम से डर रहे हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री के बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जाम से डर लग रहा है कि आखिरकार यहां पर क्या होने वाला? ऑब्वियसली आप पहली बार इस तरीके का प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होंगे जहां पर आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स पे भी सवाल आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद सिलेबस भी नहीं पता होगा। तो मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला बात करूं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आपके चैप्टर हट चुका है एनसीईआरटी से। आप चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो या सिंपली इस पर आप वीडियो देख सकते हो। बेसिकली आपको क्या देखना, प्रिपरेशन ऑफ 1 लायोफिलिक सोल या फिर प्रिपरेशन ऑफ 1 लायोफोबिक सोल। ठीक है, डायलिसिस का प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कैसे होता है, स्टडी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब इमल्शंस में जो स्टेबलाइज करता है वो एजेंट के बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट बात आती है केमिकल काइनेटिक्स के कौन से टॉपिक्स को करें। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। खासकर उस रिएक्शन के बारे में जिसमें सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट को समझना है किसके बीच में, तो आयोडाइड आयन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच के रिएक्शन रेट को अच्छे से समझना है। किस ऑर्डर को ये फॉलो करता है, कैसे ये वेरी करेगा कंसंट्रेशन के साथ, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडेट एंड सोडियम सल्फाइड, पोटासियम आयोडेट KiO3 एंड सोडियम सल्फाइड Na2SO3 के रिएक्शन को भी समझना, जिसको हम क्लॉक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम नाइट्रेट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड, जिसको आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है, इंथैल्पी चेंज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, किस तरीके का इंथैल्पी चेंज यहां पर देखने को मिलता है, इसके बारे में भी आपको थर्मोकेमिस्ट्री के पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, वो भी किसका, वही डैनियल सेल के बारे में पता होना चाहिए। Zn Cu विद अ चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में चेंज लाएंगे तो इसके सेल पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन आता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। ठीक है, एक बार आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। मैं हट जाता हूं स्टार्टिंग से, है ना, लो आराम से स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th का अगर आप बुक उठाओगे वहां पर प्यूरिफिकेशन और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वहां पर आपको ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में नॉलेज मिलेगा। और खासकर आपको क्या जानना है, सेपरेशन ऑफ द पिगमेंट्स फ्रॉम द लीफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ RF वैल्यूज, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप हमारे जो वीडियोस है उससे भी आप टाइट्रेशन को कवर अप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलैरिटी, मतलब टाइट्रेशन कैसे होता है, टाइट्रेशन में कौन से एजेंट्स यूज होते हैं, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, टाइट्रेशन का फिनोमेना क्या होता है, किस लॉ पे बेस्ड है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। कुछ आपको मोर सॉल्ट के ऊपर में भी, मोर सॉल्ट दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, और इसका KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कैसे होता है, क्या रिएक्शन होती है, ये सारी बातें आनी चाहिए। इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होती है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस पे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करने दिया भी जाएगा, जहां पर आप एक कैटायन और एक एनायन को डिटेक्ट करेंगे, जो भी आपको गिवन सॉल्ट होगा वहां पर एग्जाम में। वो कॉमन आयन जनरली NH4+ ही देखने को मिलता है, और एनायन के फॉर्म में ये सारे एनायंस आपके इंक्लूडिंग हो जाते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट यहां पर एक्सक्लूडेड है। ठीक है,
तो ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स के फॉर्म में वीडियोस डाल रहे हैं। अब होता क्या, बहुत बार जैसे आपको कोई भी सॉल्ट मिला वहां पर तो खासकर आप वहां पर क्या कर सकते हो, जिस भी सॉल्ट के बाद जब आपका वाइवा हो रहा होगा ना, तो आप कम से कम एटलीस्ट एक एनायन और एक कैटायन का अच्छे से डिटेक्शन पता होना चाहिए। बाय चांस उन्होंने कोई और कैटायन और एनायन आपसे पूछ लिया तो आप एकदम पोलाइटली बोलिएगा कि सर आप मुझसे इस टॉपिक पर सवाल पूछ सकते हैं। तो एग्जामिनर इतना तो कर ही देता है आपके लिए कि आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। अगर आप उसको अच्छा से दे देते हैं तो बहुत बढ़िया होने वाला है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम। आइए अब हम लोग थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरे प्रैक्टिकल का 30 नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहला आपको वॉल्यूमेट्रिक या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका मार्क्स है 8, ठीक है। वही टाइट्रेशन वाला एक आपसे करवाया जाएगा। एक है सॉल्ट एनालिसिस, मतलब एक कैटायन और एक एनायन डिटेक्शन आपसे करवाया जाएगा। ये दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 और 8 16 नंबर आपको यहीं पर मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसका एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसका ये करवा रहे होगे, एक्सपेरिमेंट करवा रहे होगे, तो जो भी आप डेटा, जो भी आप एनालिसिस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आपके सही आने चाहिए। कैलकुलेशंस को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, प्लस माइनस एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है बेटा, आराम से करना है इसको। दूसरा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में वही जो भी हम लोग अभी देखे ना, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पार्ट्स है, वहां से भी आपको ये 6 नंबर का मार्क्स मिलता हुआ नजर आता है। वहां पर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। डैनियल सेल क्या होता है, उसमें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन ऑक्सीडाइज करता है, कौन रिड्यूस करता है, कौन एनोडिक हाफ सेल है, कौन कैथोडिक हाफ सेल है, कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जब रेट की बात हो रही होगी तो जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर आपसे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। और कंटेंट बेस्ड में आपका ये भी चीजें आती है कि जो भी सॉल्ट एनालिसिस या टाइट्रोमेट्रिक या टाइट्रेशन से रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, उसके पीछे थ्योरी क्या है। मतलब अगर आपने इंडिकेटर कहीं पर यूज किया तो क्यों इंडिकेटर यूज किया, वहां पर अगर कहीं पर कोई सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों वहां पर सेल्फ इंडिकेटर की तरह वो बिहेव कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर आनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट बनाते हो जो कि 4 मार्क्स का होता है। आप देख रहे हो, बस आपका जो प्रोजेक्ट होना चाहिए बहुत ग्लिटरी वगैरह नहीं करना है ना, आपको बहुत सिंपल ऑथेंटिक चीजें यूज करनी है, बहुत सिंपल तरीका से, बस काटा कुटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, है ना, साफ सुथरा आपको प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करना। आपको 4 मार्क्स वहां मिलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आपको 4 नंबर मिलता है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा पे, मतलब आपके अटेंडेंस पर, ठीक है। और दूसरा है वाइवा, आपसे वहां सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कहां से होंगे, जो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हीं से होंगे। या फिर अगर बहुत बार क्या होता है ना कि आप इनके सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे बाई चांस, तो आपको वहां घबराना नहीं है कि यहां पर क्या हो गया। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन करके क्या करेंगे, कोई किसी और से सवाल पूछा जा रहा है, आप बीच में जवाब दे दे रहे हैं। ये काम आपको नहीं करने हैं एक्सपेरिमेंट वाइवा के दौरान, है ना। किसी और बंदे से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आपको बीच में उछल के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका नंबर आएगा तब आप उसका जवाब दीजिएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि कोई है यहाँ पर जो इसका जवाब देना चाहता है, तब आप हैंड रेज करिएगा। ये नहीं डायरेक्ट आंसर दे देना, हैंड रेज करिएगा, वो आपको मौका दिया जाएगा, तब आप आंसर वहां पर आप बताइएगा। क्लियर है। बहुत बार क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जवाब नहीं दे पाते हैं, बहुत बार डर जाते हैं, बहुत बार चीजें थोड़ी सी घबरा जाती है ना, मामला थोड़ा सा घबराहट पूर्वक हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में अगर 2-4 बच्चों ने जवाब नहीं दिया ना, तो कहीं ना कहीं आप आता हुआ चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको सजेशन देकर के भेजूंगा कि क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स के नाम और एटलीस्ट एक चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जब आप एग्जाम में बता नहीं पाते हो ना, तो जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील कराने के लिए आपसे पूछ लेता है कि बेटा आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। कोई तो एक चैप्टर होगा जो आपको अच्छे से आता है, तो आप वहां पर उस चैप्टर का नाम बता सके, इसलिए एक चैप्टर कोई भी क्लास 12 का अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसमें आप एकदम महारत हासिल करके जाना कि हाँ, इससे कोई सवाल पूछेगा, कोई फॉर्मूला पूछेगा तो मैं जरूर बता पाऊंगा। हाँ, बहुत बार सवाल हाइब्रिडाइजेशन और इन सब से बेसिक सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी आपका कमांड होना आवश्यक है। और इस तरीके से आपका टोटल 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका बेसिक टेक्निक था, आपको ये बताना था कि क्या क्या चीज आपके सिलेबस में और क्या नहीं है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करना। आप इसका एक लिस्ट बना सकते हैं, इन टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको आप एक जगह पे लिख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं 3 सवाल जरूर पूछेगा, क्या है ये, क्यों यही लिया गया, और इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। ये 2-3 बातें आपको आनी चाहिए। अगर ये बातें आती है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में बहुत जबरदस्त मचा के आने वाले हो। 30 में से 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। हाँ, मिसबिहेव नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, जवाब बीच में नहीं देना है। ये 2-3 पॉइंट्स जरूर दिमाग में रखिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरीके के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।